तो मैं कुमार गौरव GMR कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान के आशीर्वाद से आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। बेटा, हम लोग अपना टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है भारत के स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैं आपको थोड़ा याद दिलवाना चाहूँगा कि कल की क्लास में ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस टॉपिक में कल हम लोगों ने दो राज्य पढ़े थे। पहला पढ़ा था अवध और दूसरा पढ़ा था हैदराबाद। अवध में जितने नवाब हुए हैं, सादत खान से लेकर के वाजिद अली शाह साहब तक, हमने सारे नवाबों के बारे में डिस्कशन किया था और लास्ट में ये भी देखा था कि किस तरह से अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। फिर हमने उसके बाद हैदराबाद की स्थापना और उसके बाद बड़े विस्तार से सहायक संधि को पढ़ा था, सब्सिडरी अलायंस को पढ़ा था। आज हम लोग अगला राज्य जिसका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था कि हम कब इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कशन करेंगे, बंगाल, वो आज हमने डिस्कस करना है। और आप यदि SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा आप किसी की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे देश में किस तरह अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित किया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बंगाल, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस बंगाल का जो फाउंडर था, जो आप नाम लिखा हुआ देख रहे हैं, ये मुर्शिद कुली खां, ये बंगाल का फाउंडर था, ये बंगाल का संस्थापक था। एक्चुअली इस व्यक्ति को 1701 में औरंगजेब ने इसे 1701 में औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार बनाया था। बंगाल का क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था। हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं और एक पॉइंट आपको वो भी याद होगा, मैं आशा करता हूं, कि औरंगजेब के समय में भारत में कुल 23 राज्य थे, लेकिन वो राज्य धीरे धीरे कैसे आज़ाद हुए, उसी आज़ाद राज्य में आज हम पढ़ रहे हैं बंगाल, जिसका फाउंडर था मुर्शिद कुली खां। इस मुर्शिद कुली खां को 1701 में औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार घोषित किया था। उसके बाद बेटा 1701 के बाद 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया, या कह सकते हैं स्वतंत्र घोषित किया। ऐसी कोई घोषणा तो नहीं की थी, लेकिन इसने कह दिया कि हाँ, हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र घोषित किया। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा इसने ऑफिशियली 1719 में अपने आप को बंगाल का नवाब बनाया। इसने 1719 में स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। ऐसा इस तरह इसने यहाँ, तो मैं आपको बता रहा था, पहली चीज़ देखिएगा कि मुर्शिद कुली खां 1701 में औरंगजेब ने इसे बंगाल का सूबेदार घोषित किया था। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, इसने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया और ये पहला राज्य था, बंगाल पहला राज्य था जिसने अपने को आज़ाद बनाया या आज़ाद किया। ये बंगाल भारत का पहला राज्य था जिसने मुगल सत्ता से अपने आप को आज़ाद घोषित किया या आज़ाद किया।
उसके बाद 1719 में इसने ऑफिशियली पूरे देश में स्वयं को अपना नवाब घोषित किया। अच्छा, फिर उसके बाद अगली चीज़ मैं आपको इस मुर्शिद कुली खां के बारे में बताना चाहूँगा कि बेटा इसने बंगाल की प्रारंभ में जो बंगाल की राजधानी थी वो थी ढाका। बंगाल की राजधानी थी ढाका। इसने बंगाल की राजधानी इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। ये इसी के नाम पर बना हुआ शहर है। पहले इसका नाम मसूकाबाद था। इस मसूकाबाद का नाम परिवर्तित किया, मुर्शिदाबाद किया, और इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। फिर इस मुर्शिद कुली खां के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि इसने इजारेदारी प्रथा का मतलब क्या होता है? इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत ये कहा जाता था कि हम 20 गांव की जमींदारी किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और इस व्यक्ति से हमें 500 रुपये महीने का राजस्व चाहिए। इसे इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा, हम बंगाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, बंगाल का फाउंडर मुर्शिद कुली खां था। यह मुर्शिद कुली खां को 1701 में औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार घोषित किया था। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और ये पहला राज्य था जिसने अपने आप को आज़ाद किया मुगल सत्ता से। 1719 में मुर्शिद कुली खां ने स्वयं को नवाब घोषित किया। इस मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। मुर्शिदाबाद का पहले नाम मसूकाबाद था, उसने नाम परिवर्तित किया, मुर्शिदाबाद बनाई, और इसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा का मतलब होता था कुछ टेंडर या कुछ 10-20 गांव का जो है एक ठेका किसी व्यक्ति को दे दिया जाता था और उससे कहा जाता था कि हमें आपसे इतना राजस्व चाहिए। ये हमने बात करी मुर्शिद कुली खां की। लेकिन बेटा अब हम बात करेंगे बंगाल की, जो वर्तमान में बंगाल है। देखो बेटा, जो बंगाल था उसका मतलब था, बंगाल का मतलब था कि जो आधुनिक पश्चिम बंगाल है, जो आधुनिक बिहार है, जो आधुनिक बंगाल हो गया, बिहार हो गया, जो आधुनिक बांग्लादेश है, जो आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, जो उड़ीसा है, जो बेटा झारखंड है, और असम के कुछ हिस्से इस बंगाल के भाग थे। प्लीज मेरी बात समझिएगा कि जो आज बंगाल है, जो बंगाल था, वो आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और असम को मिलाकर, असम के कुछ हिस्सों को मिलाकर बंगाल का निर्माण होता था। और बेटा ये पश्चिम बंगाल आज हमारे देश में चावल, और आज हमारे देश में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कोई है तो ये पश्चिम बंगाल है। बेटा बिहार, मैं नहीं कहता हूँ, वर्ल्ड बैंक कहती है कि बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें 100% भूमि, जिसमें पूरा बिहार एकदम फर्टिल लैंड वाला स्टेट है बिहार। पूरा बिहार उपजाऊ राज्य है, जहाँ गंगा, गंडक, सोन ऐसी नदियाँ बहती हों, ऐसा प्रदेश है बिहार। और बहुत ही उपजाऊ प्रदेश हुआ करता था बिहार, आज भी ऐसा है।
उसके बाद बांग्लादेश दुनिया में एक छोटा सा देश है, लेकिन पूरी दुनिया में गोल्डन फाइबर यानी जूट के उत्पादन के लिए, गोल्डन फाइबर यानी जूट के उत्पादन के लिए दुनिया के जूट उत्पादक देशों में अहम स्थान इस बांग्लादेश का है। और उसके बाद उड़ीसा, आज भी बेटा उड़ीसा औद्योगिक क्षेत्र वाला राज्य है। हमारे देश में जितने ज़्यादा खनिज मिलते हैं वो झारखंड में मिलते हैं। और सबसे पहले जो पेट्रोल निकाला गया या डीजल निकाला गया, वो निकाला गया पेट्रोल या डीजल जो है वो कहाँ से निकाला गया? असम से। ये लाइन बता के मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये जो क्षेत्र था यह कृषि प्रधान क्षेत्र था और ये वाला जो क्षेत्र था वो औद्योग प्रधान या इंडस्ट्री वाला क्षेत्र था। और किसी भी देश के विकास के लिए हमें क्या चाहिए? कृषि और उद्योग। किसी भी देश के विकास के लिए हमें क्या चाहिए? कृषि और उद्योग। और ये दोनों ही बंगाल में थे, इसीलिए इस बंगाल को उस समय भारत का स्वर्ग कहा जाता था। इसीलिए इस बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। दोबारा सुनिएगा, बहुत जल्दी सेशन खत्म करना है हमें। हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। बंगाल फाउंडर मुर्शिद कुली खां था और इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। बंगाल जो था आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और असम के कुछ हिस्सों को मिलाकर बंगाल का निर्माण होता था। लेकिन बेटा जो पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश जो हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। उड़ीसा, झारखंड और असम के कुछ भाग ये उद्योग प्रधान क्षेत्र हैं। और किसी भी देश के विकास के लिए कृषि और उद्योग दो ही चीजें चाहिए, इसीलिए इस बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखो बेटा, बंगाल में अंग्रेजों ने अपना प्रभाव स्थापित क्यों किया? देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि बंगाल कृषि और औद्योग प्रधान क्षेत्र था। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आना जरूरी है कि सर अभी आपने लास्ट क्लास में ऐसा बताया था कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। ठीक है सर, अच्छी बात है सूरत में खोली तो, लेकिन सर बंगाल यहाँ है तो अंग्रेज यहाँ क्यों आ गए? बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली लेकिन अपना अधिकार यहाँ स्थापित किया, तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा जिस समय यहाँ इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली उसके बाद यहाँ मराठाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और मराठा सत्ता जो थी वो बहुत बहुत मजबूत थी। अंग्रेज़ों को ये कन्फर्म था कि हम मराठाओं से नहीं जीत पाएंगे। अगर मराठा अपने पे आ गए तो हमें भारत में तो पराजित करेंगे ही करेंगे, कहो तो लंदन तक न पहुंच जाएं। इसीलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ का विचार त्याग करके इस क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित, अपना जो है साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। अब देखो हम लोग बंगाल के बारे में भी पढ़ चुके, हम लोग मुर्शिद कुली खां के बारे में भी पढ़ चुके। मुर्शिद कुली खां जो है वो बंगाल का पहला नवाब था, जिसे औरंगजेब ने 1701 में बंगाल का सूबेदार घोषित किया था। इसने 1707 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। 1719 में अपने आप को नवाब घोषित किया। बंगाल में इजारेदारी प्रथा इसने प्रारंभ की। बंगाल की राजधानी ये ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर के आया। इतने सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन और सरफराज खां ये दो मुगल शासक बने। बंगाल के नवाब बने। मुर्शिद कुली खां पहला नवाब था, उसके बाद शुजाउद्दीन और सरफराज खां ये दो लोग बंगाल के नवाब बनते हैं। अब उसके बाद आता है अली वर्दी खां। ये अली वर्दी खां बंगाल का नवाब था। अली वर्दी खां होशियार नवाब था,
अली वर्दी खां। पहली चीज मैं आपको बताऊं, अली वर्दी खां जो है वो बंगाल का नवाब बनने से पहले, ये बंगाल का नवाब बनने से पहले बेटा क्या था, बिहार का सूबेदार था, बिहार का सूबेदार था। अच्छा, इसने क्या किया था, इसने इस सरफराज खां को हटा करके क्या बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। इसने अली वर्दी खां ने सरफराज खां को हटा करके बंगाल की गद्दी प्राप्त की थी। और इस समय हमारे देश का मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। इस समय हमारे देश का मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। वो बिना कुछ बोले, उसने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला, और उसने क्या किया, इसने जो है 2 लाख रुपए मुगल सम्राट को भेज दिए। इसने क्या किया, 2 लाख रुपए मुगल सम्राट को भेजे, और मुगल सम्राट इतने में ही खुश हो गया। मुगल सम्राट इतने में ही खुश हो गया, उसने एक बार भी नहीं कहा कि आप कैसे इस तरह कर सकते हैं, आप नवाब को हटा के खुद कैसे नवाब बन सकते। उतने में ही वो खुश हो गया। अब इस अली वर्दी खां को हम आगे पढ़ते हैं। बेटा, इस अली वर्दी खां ने, ये पहला व्यक्ति था जिसने यूरोपियन कंपनीज की, हमारे देश में जो 5 यूरोपियन कंपनी आई थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, इन यूरोपियन कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से की है। इसने मधुमक्खी से की है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस बंगाल के नवाब ने यूरोपियन कंपनीज को मधुमक्खी कहा है। तो बेटा, अली वर्दी खां ने यूरोपियन कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। और इसके 2 स्टेटमेंट बेटा पेपर में इतना पूछे जाते हैं कि मेरे पेपर में कई बार आए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये दोनों स्टेटमेंट याद रखेंगे। देखिए, इसने सिराजुद्दौला से कहा था कि ये जो यूरोपियन कंपनियां हैं, मैं लिखता हूं यहां, यूरोपियन कंपनी मधुमक्खी की तरह हैं, मधुमक्खी की तरह हैं। आगे क्या कहा इसने, यूरोपियन कंपनी मधुमक्खी की तरह हैं। अगर हम इन्हें छोड़ दें, मतलब जैसे रह रही हैं वैसे रहने दें, अगर हम इन्हें छोड़ दें तो ये हमें शहद देंगी। और बेटा, इसने आगे क्या कहा, अगर हम इन्हें छोड़ दें तो ये हमें शहद देंगी, और यदि हम इन्हें छेड़ते हैं, वहां लिखा है छोड़ दें और यहां लिखा है अगर हम इन्हें छेड़ते हैं तो ये काट कर मार डालेंगी। एक तो ये स्टेटमेंट, अली वर्दी खां का ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट इसने किसको दिया था, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला से इसने कहा था कि यूरोपियन कंपनी मधुमक्खी की तरह हैं, अगर हम इन्हें छोड़ दें, इनकी स्थिति में छोड़ दें तो ये हमें शहद देंगी, और यदि हम इन्हें छेड़ते हैं, छेड़ना मतलब जानते हैं ना आप लोग, अगर हम इसे छेड़ते हैं तो ये हमें काट कर मार डालेंगे। दूसरा स्टेटमेंट इसने सिराजुद्दौला से क्या कहा था कि बेटा आप ना यूरोपियन कंपनियों को छोड़ो, लेकिन इनमें एक है अंग्रेज, और सिराजुद्दौला से इसने कहा कि अंग्रेजों पर कभी भरोसा मत करना। और अवसर आने पर या मौका मिलने पर
इन्हें बंगाल से बाहर कर देना, बंगाल से बाहर कर देना। ये दोनों स्टेटमेंट आपको पक्का समीक्षा अधिकारी या लोअर पीसीएस के एग्जाम में जरूर मिलेंगे। कौन से स्टेटमेंट? हम अली वर्दी खां के बारे में पढ़ रहे थे। पहली चीज, इसने सरफराज खां को हटा करके बंगाल के नवाब का पद प्राप्त किया। दूसरी बात, ये बंगाल का नवाब बनने से पहले बिहार का सूबेदार था और नवाब बनने के बाद इसने 2 लाख रुपए की रिश्वत मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को भेजी, मोहम्मद शाह रंगीला को भेजी। और इसने यूरोपियन कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से की। इसने कहा सिराजुद्दौला से कि यूरोपियन कंपनी मधुमक्खी की तरह होती हैं, यदि हम इन्हें छोड़ दें तो ये हमें शहद देंगी और यदि हम इन्हें छेड़ते हैं तो ये हमें काट काट कर मार डालेंगी। दूसरा स्टेटमेंट इसने अंग्रेज़ों के बारे में कहा कि अंग्रेज़ों पर, सिराजुद्दौला से कहा था, अंग्रेज़ों पर कभी भरोसा मत करना और मौका मिलते ही इन्हें बंगाल से बाहर कर देना। इसके बाद अली वर्दी खां की डेथ हो जाती है, यानी अली वर्दी खां जो है वो दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। अब यहाँ एक राजनीतिक संकट खड़ा हो जाता है। क्या राजनीतिक संकट खड़ा होता है? सुनिएगा जरा, इधर देखिए सब लोग। राजनीतिक संकट ये खड़ा होता है कि जो अली वर्दी खां था उसके कोई पुत्र नहीं था और इसके क्या थी, 3 पुत्रियां थी। पहली बेटी जो थी उसका विवाह हुआ था पूर्णिया में, और पूर्णिया कहाँ है? बिहार में। दूसरी बेटी का विवाह जो हुआ था वो हुआ था पटना में, और पटना कहाँ है? बिहार में है। और तीसरी बेटी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था ढाका में, और ढाका कहाँ है? बंगाल में है। पूर्णिया में जो जिस बेटी का विवाह हुआ था उसका नाम था, उसके बेटे का नाम था शौकत जंग। अच्छा, पटना में जिस बेटी का विवाह हुआ था उसके बेटे का नाम था सिराज उद्दौला, उसका नाम था सिराजुद्दौला। और ढाका में जिस बेटी का विवाह हुआ था उस बेटी का नाम था घसीटी बेगम। जरा सुनिएगा, अली वर्दी खां की डेथ होती है और अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। उसकी 3 बेटियां थीं। पहली बेटी का विवाह पूर्णिया बिहार में होता है और उस बेटी के बेटे का नाम था शौकत जंग। दूसरी बिटिया का विवाह पटना होता है और उस बेटी के बेटे का नाम था सिराजुद्दौला। और तीसरी बेटी का विवाह ढाका में होता है और उस बेटी का नाम था घसीटी बेगम। अच्छा, अब समस्या ये आती है कि तीनों बेटियां थीं और तीनों के अपने पुत्र थे। अली वर्दी खां के बाद किसको शासन मिलेगा? तो भैया अली वर्दी खां ने खुद कहा था कि मेरे बाद बंगाल का नवाब होगा सिराजुद्दौला। इसी बात से ये शौकत जंग और घसीटी बेगम ये दोनों बेहद खफा हुए और अपने ही सिराजुद्दौला के खिलाफ खड़े हो गए। सिराजुद्दौला एक महान नवाब थे। इनकी मौसी का बेटा यानी मौसेरा भाई शौकत जंग, जिसको इन्होंने बिहार का सूबेदार भी बनाया, मैं लिख दे रहा हूँ, बिहार का सूबेदार भी बनाया, पूरा लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आपको आसानी रहे। ये इसका मौसेरा भाई था और बिहार का इसने सूबेदार भी बनाया, बिहार का सूबेदार और इसकी सगी मौसी यानी घसीटी बेगम, ये दोनों इसके धुर विरोधी थे। अच्छा ना, अब हम अगला स्टार्ट करते हैं। कौन? सिराजुद्दौला। आप समझ गए होंगे कि अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला जो है
वो बंगाल का नवाब बना। और सिराजुद्दौला के जो अगेंस्ट रहने वाले लोग थे उनमें सबसे पहले इसकी मौसी यानी घसीटी बेगम आती हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इनका सौतेला भाई यानी शौकत जंग आता है, शौकत जंग आता है। तीसरे नंबर पे इसका अपना सेनापति, बताइए हैं, मतलब अपना सेनापति खिलाफ हो जाए, और वो कौन था? मीर जाफर। ये इसका सेनापति था, ये भी इसके अगेंस्ट रहता था। इसका अपना दीवान, क्या नाम था इसका? राय दुर्लभ, ये भी इसके खिलाफ रहता था। राय दुर्लभ इसका दीवान था। फिर इसके बाद कौन आता है? मणिक चंद। मणिक चंद ये कौन था? अभी हम इसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद कौन आता है? महाबत चंद। महाबत चंद। तो ये ऐसे लोग थे जो इसके खिलाफ रहते थे। अच्छा, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है और ये 1756 में, सिराजुद्दौला 1756 से 57 एक साल ही नवाब रहता है। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। अच्छा, जब ये बंगाल का नवाब बना तो बंगाल में बहुत सी अस्थिरता थी। इसने उस अस्थिरता को समाप्त करने का प्रयास किया और इसी समय हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो समाप्त हो रहा था। अच्छा, कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो रहा था तो कर्नाटक का युद्ध हो रहा था, माफ़ी चाहूँगा, कर्नाटक का युद्ध हो रहा था। कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच में हो रहा था? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। कर्नाटक का युद्ध बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में चल रहा था। तो अंग्रेज़ों को ये डर था अंग्रेज़ों को ये डर था कि ऐसा न हो कि ये जो फ्रांसीसी हैं वो कर्नाटक के युद्ध में हमें उलझाए रहें और बंगाल में जो हमारे किले, बंगाल में जो हमारा किला कलकत्ता में बना हुआ है उस पर कहीं कब्जा कर लें। दोबारा से सुनिएगा, जिस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था उस समय फ्रांस और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में सेकंड यानी दूसरा कर्नाटक वॉर चल रहा था। तो अंग्रेज़ों का ये डर था कि ऐसा न हो कि कहीं कलकत्ता में यानी कैलकटा में जो है फ्रांसीसी अपना कब्जा कर लें। इसलिए अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के किले या फोर्ट विलियम के किले की दीवार को मजबूत बनवा दिया। ये बात किसको पता चली? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से ये कहा कि देखो आप लोग रह रहे हो, व्यापार कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारी सीमा में तुम किलेबंदी कर रहे हो, हमारी सीमा में तुम मजबूत दीवारों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, आप लोग अपनी ये बाउंड्रीज हटा लो। अंग्रेज़ों ने प्रारंभ में इसका विरोध किया लेकिन सिराजुद्दौला ने सब तोड़ दिया और इस कलकत्ता का नाम बदल के उसने अलीनगर कर दिया। इस बात पर अंग्रेज़ बहुत नाराज हुए और अंग्रेज़ अधिकारी लॉर्ड क्लाइव, ये क्लाइव बहुत चतुर व्यक्ति था। क्लाइव पहले अंग्रेज़ों के यहाँ क्लर्क था लेकिन अपनी योग्यता के बल पर ये बंगाल का नवाब भी बना। आगे ये क्या क्या करता है मैं आपको बताऊंगा। अंग्रेज़ मद्रास से लॉर्ड क्लाइव और नौसेना अधिकारी वॉटसन ये दोनों सेना लेकर के आते हैं और दोबारा से कलकत्ता पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं, दोबारा से कलकत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, अब इस बात पर सिराजुद्दौला का एकदम मूड खराब कि हम आज़ाद करके आए, अलीनगर उसका नाम रख के आए, क्लाइव और वॉटसन आए और उन्होंने दोबारा कलकत्ता पे कब्जा कर लिया। इसने यहाँ मणिक चंद को इस कलकत्ता का जो है वो नवाब बना दिया था या सूबेदार बना दिया था कलकत्ता का। अंग्रेजों ने इस मणिक चंद को क्या दी? रिश्वत दी और इसे अपने पक्ष में कर लिया। अच्छा,
अब सिराजुद्दौला को जब ऐसे सिराजुद्दौला ने सुना कि क्लाइव ने और वाटसन ने दोबारा कलकत्ता पे कब्जा कर लिया है, तो सिराजुद्दौला आया, अंग्रेजों को हराया और बेटा 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने 14/18 के एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। कब? 20 जून 1756 जून में। और वो भी 14/18 का एक छोटा सा कमरा, और उसमें कितने लोगों को बंद कर दिया? 146 लोगों को। आप सोचिएगा क्या हालत हुई होगी। और 21 जून 1756 को जब ये कमरा खोला गया तो 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। और इस घटना को बेटा हम लोग ब्लैक होल इवेंट या काल कोठरी की घटना, इसे हम काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल इवेंट के नाम से जानते हैं। इस घटना का वर्णन अंग्रेज इतिहासकार हॉलवेल के द्वारा किया गया है, और ये हॉलवेल जो है वो खुद इसमें बंद था। दोबारा से सुनिएगा, जब अंग्रेजों ने कलकत्ता पे कब्जा कर लिया तो सिराजुद्दौला ने गुस्सा होके 20 जून 1756 को एक 14/18 के छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। और 21 जून 1756 को जब ये कमरा खोला गया तो 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल इवेंट या काल कोठरी घटना कहा जाता है, और इस घटना का उल्लेख अंग्रेज इतिहासकार हॉलवेल के द्वारा किया गया है, जो इसमें खुद बंद था। इतनी बड़ी घटना हो गई। क्लाइव का मतलब मूड खराब हो गया, और अब उसने क्या किया? सिराजुद्दौला को खुला चैलेंज दिया, और कहा कि भैया ऐसा है, अब फैसला ही हो जाए। और वो फैसले का दिन आ गया। कब बेटा? 23 जून 1757, दिन रविवार। बेटा कहाँ? प्लासी का मैदान। ये जो प्लासी का मैदान है, ये पश्चिम बंगाल के, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में और भागीरथी नदी के किनारे है। 23 जून 1757 को रविवार को प्लासी का युद्ध हुआ, और ये प्लासी का मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। इस युद्ध में एक तरफ बेचारा सिराजुद्दौला, एक तरफ था सिराज उद्दौला, और बेटा दूसरी तरफ, एक तरफ था सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ इसके साथ ही मीर मदान और मोहन सिंह, ये 3 लोग थे बस। और दूसरी तरफ घसीटी बेगम, उसकी मौसी, उसका मौसेरा भाई शौकत जंग, मीर जाफर उसका सेनापति, राय दुर्लभ उसका दीवान, मणिक चंद कलकत्ता का सूबेदार, महावत चंद एक बड़ा बंगाल का व्यापारी, ये सारे लोग। और अगले थे कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज में भी कौन? क्लाइव और वाटसन। और बेटा प्लासी का युद्ध हुआ भी नहीं था, शुरू भी नहीं हुआ था। इसके सिराजुद्दौला के हाथी के पैर में गोली लग जाती है, सिराजुद्दौला वापस हो लेता है, मीर मदान और मोहन सिंह मारे जाते हैं, और इसका मीर जाफर का बेटा सिराजुद्दौला की गोली मारकर हत्या कर देता है। ये कोई युद्ध था ही नहीं। महान इतिहासकार, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप ध्यान रखिएगा, महान इतिहासकार के.एम. पणिक्कर कहते हैं कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था, प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें कुछ धनी और स्वार्थी लोगों ने
चंद पैसों की खातिर बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। इस तरह प्लासी का युद्ध होता है। बहुत ही दर्दनाक था। यहाँ अपनों ने धोखा दिया। ये युद्ध तो छोटा था लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। लेखपाल की परीक्षा, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा छोटी होती है, लेकिन अगर आपकी ये परीक्षा निकल जाती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ कर सकते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल जैसे राज्य के महान नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। अब अब अंग्रेजों को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। इस तरह ये प्लासी की लड़ाई समाप्त होती है और इसके बाद, किसके बाद? सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब बनता है मीर जाफर। सुनिएगा, बस थोड़ा सा और है और उसके बाद बंगाल को हम ख़त्म करेंगे। अगला नवाब बनता है मीर जाफर। अगला नवाब बनता है, मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा क्रम मुझसे गलत हो गया था। ये है आपका मीर जाफर और उसके बाद है ये मीर कासिम। मीर कासिम, चलिए, क्या साहब जो है मीर जाफर और मीर कासिम। अब साहब इसके बाद इसका सेनापति बनता कौन? मीर कासिम, सॉरी मीर जाफर। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर इसका सेनापति वो नवाब बनता है। नवाब बनने के उपलक्ष्य में इसने करोड़ों रुपए अंग्रेजों को क्या दी? घूस दी। उनको उपहार दिए, गिफ्ट दिए और हर्जाना दिया। घूस, उपहार और हर्जाना, इन तीनों में अंतर है। घूस किस लिए दी? आप हमारा काम करवाओ, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। उपहार, हमारा काम हो गया, हमारी तरफ से मिठाई रखो। और हर्जाना, आपको इस युद्ध में हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बंगाल का खजाना पूरा पैसों से भरा हुआ था, आपको हम इतना पैसा देते हैं। इतना ये अंग्रेजों की सेवा करता था और क्लाइव की इतनी चापलूसी करता था कि इसे कर्नल क्लाइव का लोमड़ कहा जाता है। कर्नल क्लाइव का लोमड़ मतलब फ्लटर ऑफ कर्नल क्लाइव। इसे कर्नल क्लाइव का लोमड़ कहा जाता है, या इसे अंग्रेजों की सोने की बोरी, अंग्रेजों की सोने की बोरी, बकेट ऑफ गोल्ड ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की सोने की बोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन मीर जाफर ने जो किया उसका फल उसको मिलना था। ये 1757 में नवाब बना और आप सब बालक जानते हैं कि ये अंग्रेजों से इतना दुखी हो गया 2 साल में कि 1759 में, 1759 में, और बेटा कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। और इस बेदरा के युद्ध में, बेदरा का युद्ध हुआ किस किस के बीच में था? तो वो हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच में। और बेटा इस युद्ध में, बेदरा के युद्ध में, इस मीर जाफर ने डचों को सपोर्ट किया चोरी छुपे, ताकि अंग्रेज हार जाएं और ये मीर जाफर आज़ाद हो जाए। अंग्रेज बहुत इसे परेशान करते थे, लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों को पता चल गया और बेदरा के युद्ध में डच हार गए। और उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। दोबारा से देखिएगा, हम मीर जाफर के बारे में पढ़ रहे थे। इसे कर्नल क्लाइव का लोमड़ या फ्लैटर ऑफ कर्नल क्लाइव या कर्नल क्लाइव का चापलूस कहा जाता है। दूसरी चीज, ये अंग्रेजों को इतने गिफ्ट, उपहार और आपका घूस देता था कि इसे अंग्रेजों की सोने की बोरी कहा जाता है। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर ने डचों की सहायता की और इसलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। हाँ, वो एक अलग बात है कि मीर कासिम वास्तव में नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने भी बहुत सारा क्षेत्र
क्षेत्र जैसे 24 परगना, ये बहुत सारा क्षेत्र अंग्रेजों को दिया। मीर कासिम ने बहुत सारा क्षेत्र अंग्रेजों को दिया, लेकिन बहुत ही जल्दी मीर कासिम ने कुछ चीज़ों को नियंत्रित किया। सबसे पहले इसने अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ बनाई? मुंगेर बनाई। मुंगेर बनाई। दूसरा काम इसने क्या किया? इसने तोड़दार बंदूक का कारखाना मुंगेर में लगाया। तोड़दार बंदूक क्या होती है? जिसको खोल के जिसमें कारतूस भरा जाता है। ऐसी तोड़दार बंदूक का कारखाना इसने बंगाल में लगाया। अगला काम क्या किया इसने? सेना की भर्ती की। ये सारे काम अंग्रेजों के खिलाफ थे, इसलिए देखिए आगे क्या होता है। सेना की भर्ती की। उसके बाद क्या हुआ महाराज? लास्ट बात बेटा, आप सबको पता होगी कि 1717 में हम लोग डिस्कस कर चुके पहली क्लास में, 1707 में 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में मुफ्त व्यापार की अनुमति दी थी। यानी सिर्फ अंग्रेज बंगाल में मुफ्त व्यापार करेंगे। इसकी वजह से हमारे देश के व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, या अंग्रेज उनसे घूस लेते थे और उनका काम अपने नाम पर करते थे, क्योंकि अंग्रेजों के नाम पर काम जो है वो मुफ्त में होता था। इसीलिए देखिए बक्सर का युद्ध कैसे होता है। इसीलिए इस मीर कासिम ने क्या किया? पूरे बंगाल में मुफ्त व्यापार की घोषणा की। मुफ्त व्यापार क्या होगा भैया? बंगाल में मुफ्त व्यापार। चाहे अब अंग्रेज हों, चाहे अब बंगाल के लोग हों, वो सब के सब मुफ्त में व्यापार करेंगे। और ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मीर कासिम के स्थान पर दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम भाग करके कहाँ आ गया? अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब के पास बस। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेटा अवध के नवाब के पास ये आता है और उसके बाद क्या होता है सुनिएगा जरा। अब ये तीन लोग मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं? सबसे पहले भारत के मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। दूसरे नंबर पर कौन मिलते हैं? अवध के नवाब। और मैं लिख देता हूँ यहाँ, भारत के मुगल सम्राट। दूसरे नंबर पर कौन मिलते हैं? अवध के नवाब। और अवध के नवाब कौन थे? नवाब कौन थे? शुजा-उद-दौला साहब। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? ये मीर कासिम। ये तीन लोग एक तरफ थे और दूसरी तरफ कौन था? अंग्रेज अधिकारी। कौन? अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। इन तीनों के बीच में और हेक्टर मुनरो के बीच में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को पराजित कर दिया। इन तीनों को हरा दिया। इन तीनों के हराने के बाद बेटा फिर क्या होता है? फिर बेटा 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। और इस इलाहाबाद की संधि में क्या होता है? सबसे पहले बुलाए गए शाह आलम सेकंड। इधर आओ, तुम लड़ रहे थे हमसे, इसलिए बेटा तुम जो लड़ रहे थे ना, अब तुम्हें बंगाल, मद्रास और बंबई
इन तीनों की दीवानी, मतलब इन तीनों से जितना राजस्व आएगा वो सब हमें देना पड़ेगा, पूरा आप हमें देंगे, अब कुछ नहीं। अच्छा, आपको क्या मिलेगा? आपको 26 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी। बेटा बहुत गजब क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला पहला मुगल सम्राट तो वो था शाह आलम सेकंड। आपको 26 लाख की पेंशन मिलेगी। अच्छा, अब तुम आओ बेटा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, तुम काहे लड़े? हम कौन? खामखा हमारा तुम्हारा कोई मतलब था नहीं था, फिर क्यों लड़े? वैसे ही तो बेटा अब तुम पर जुर्माना लगाया जाता है। कितना? 50 लाख रुपया हमको दो। इसके अलावा 50 लाख रुपए हमें दो, इसके अलावा इलाहाबाद और कड़ा ये 2 क्षेत्र भी हमें दो। ये इलाहाबाद और कड़ा अंग्रेजों ने ले लिए, बाद में मुगल सम्राट को दे दिए। अच्छा, और एक लास्ट बात, उसके साथ ही हम लोग अपना टॉपिक समाप्त करेंगे। एक आखिरी बात कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन यानी डबल गवर्नमेंट, द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन बंगाल में लागू किया गया। द्वैध शासन में क्या होता है? एक तरफ होती है दीवानी। दीवानी मतलब पैसा यानी राजस्व। ये राजस्व किसने रखा? अंग्रेजों ने रखा। यानी बंगाल में जो पैसा आएगा, टैक्स कलेक्शन आएगा, वो हम रखेंगे, दीवानी। और दूसरा होता है निजामत। और निजामत क्या होता है बेटा? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ स्कूल खुलवाना है, कहाँ नल लगवाना है, कहाँ अस्पताल बनवाना है, कहाँ रोड बनवानी है, कितना पब्लिक को पैसा देना है, पुलिस और सेना, ये सब प्रशासन किसको दिया गया? नवाब को दिया गया, नवाब को दे दिया गया। यानी जनता पर शासन प्रशासन कौन करेगा? नवाब। और टैक्स कौन लेगा? अंग्रेज। बताइए कितनी विशाल, कितनी भयंकर बात है। ये द्वैध शासन बंगाल में लागू कर दिया गया। और एक आखिरी पॉइंट बस खत्म कि 1772 में वॉरेन हेस्टिक्स जो है वो ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ये वॉरेन हेस्टिक्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी था। ये वॉरेन हेस्टिक्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना जिसने इस द्वैध शासन को समाप्त किया। इसने द्वैध शासन को समाप्त किया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। बस इसके साथ ही बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को, जिसके द्वारा बंगाल, मद्रास, बंबई की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई और अंग्रेजों को 26 और मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन मिली और अवध के नवाब पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसके द्वारा दीवानी या राजस्व जो है वो अंग्रेज देखते थे, निजामत यानी प्रशासन वो नवाब देखता था। 1772 में वॉरेन हेस्टिक्स बंगाल का नवाब बंगाल का गवर्नर जनरल बना, जिसने द्वैध शासन को समाप्त किया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। आज हमने बंगाल देखा, कल हम मैसूर देखेंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इन नोट्स को ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं और हमारी क्लासेस सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है यानी हिस्ट्री की और शाम को 8:30 बजे हमारे रोहित सर की मैथ की मस्त वाली क्लास होती है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, इन सब को पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप हमें टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।